Welcome back students in software architecture in design course. We are at week 12 and today we are going to cover part second. आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रिकैप कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या चीज़ अचीव की थी। हम लोगों ने CRC मॉडलिंग की बात की थी और हमने देखा कि ये एक बेहतरीन टूल है जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं डिज़ाइन लेवल पे एंड एज वेल एज रिक्वायरमेंट लेवल पर। हमने इसको भी डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट लेवल पे कैसे रिक्वायरमेंट की गैदरिंग के लिए और उसके एनालिसिस के लिए हमने देखा कि एक बेहतरीन टूल है। और इस एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का तो ये पार्ट बन चुका है और इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें फैसिलिटेटर, डोमेन एक्सपर्ट्स, बिजनेस डोमेन एक्सपर्ट्स और बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। और आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने इस तरह से हमें जो इसका फ्रंट डोर है, फ्रंट पेज है, उसके हिसाब से देखें तो इन्होंने दुनिया को इस चीज़ से निकाल दिया कि एग्रीगेशन, कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन। उन्होंने कहा ये बाद में देखिएगा, पहले से ये देखें ये क्लास अपने बारे में क्या जानती है और वो क्या कर सकती है, और इसके साथ साथ उसको अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए किस क्लास के साथ काम करना है, कम्युनिकेट करना है, कोलैबोरेट करना है। जब ये कोलैबोरेशन हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक मॉडल जनरेट कर लेंगे CRC का, तो उसके बाद फिर हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन वगैरह कहाँ पे काम करती हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था। आज से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट 4 लेक्चर जो हमारे होंगे वो होंगे जी सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर। बेसिकली अब हम मूव कर चुके हैं या कर रहे हैं टुवर्ड्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। एक्चुअली इट्स डिज़ाइन प्रिंसिपल में इसलिए कह रहा हूँ कि हमें ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो हमने डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ने ना, हम बेसिकली उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और उसके लिए ये जो 2000 में एक बड़ा अचीवमेंट हुई थी वो थी जी सॉलिड प्रिंसिपल्स का दुनिया में आना, इंट्रोड्यूस होना। मिगेल फीदर और बाकी लोगों ने इस पर काम किया। तो आज सबसे पहले जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं वो सारे तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं तो टोटली 6 हैं, लेकिन जो मैं आपसे बात करूँगा वो सिर्फ सिंगल है, वो है मॉड्यूलैरिटी की। तो फिर इसको डिस्कस कर लें, फिर आगे मूव करते हैं। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में से है क्या? अच्छा, रूल ऑफ थंब ये है कि ये गाइडलाइंस हैं, रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। मतलब अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सॉफ्टवेयर कंपाइल नहीं होगा या डिज़ाइन नहीं होगा या आप रिक्वायरमेंट को प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकेंगे, गैदर नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। बेसिकली ये देखें, हम लोगों ने डिज़ाइन लेवल पे डिकम्पोजिशन करनी है। अब सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज करने के लिए हम इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिकम्पोज करते हैं। अब क्वेश्चन है कि डिकम्पोजिशन कैसे की जाए। सिस्टम की डिकम्पोजिशन होती है कि सिस्टम के पास रिक्वायर फंक्शनैलिटी जो उसने फुलफिल करनी है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, नीड्स है वो फुलफिल होनी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कैसे डिकम्पोज करें प्रॉब्लम को, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर है, कि वो इजी टू एक्सेस हो सके या इजी टू सॉल्वेबल हो जाए, या आसानी के साथ हम उसको सॉल्व करें और उसका सोल्यूशन को फिर इंटीग्रेट करना शुरू कर दें। तो सिस्टम की रिक्वायर फंक्शनैलिटी जो है, जो उसका बिहेवियर है, हम चाहते हैं कि उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया जाए। डेफिनेटली हर सिंगल मॉड्यूल जो होगा वो सेपरेशन ऑफ कंसर्न को फॉलो करेगा। अब सेपरेशन कंसर्न का मतलब क्या है कि एक मॉड्यूल को कंसर्न होना चाहिए खुद के साथ, उसको इससे कंसर्न नहीं होना चाहिए कि बाकी मॉड्यूल किस में डेवलप हुए हैं, ये उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि सॉफ्टवेयर को कैसे डिकम्पोज करें बिहेवियर और फंक्शनैलिटी के ओरिएंटेड। अब इसमें क्या होगा जी, सिंपल सी बात है। क्राइटेरिया ये होगा कि सॉफ्टवेयर के सिस्टम की डिकम्पोजिशन होगी, कौन सी इंफॉर्मेशन, अभी मैं इंफॉर्मेशन कर रहा हूँ, आगे जाके इसको भी चेंज कर लेंगे। तो कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम ने प्रोवाइड करनी, सिस्टम मतलब इस मॉड्यूल ने प्रोवाइड करनी है, और एक रिजल्टिंग मॉड्यूल क्या काम करेगा दूसरे मॉड्यूल के लिए, मतलब कंसीडमेंट इस पर क्या होगी। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है इन सब चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उन गाइडलाइन में से एक्चुअली जो उन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वह जी मॉड्यूलैरिटी का, वैसे एब्स्ट्रैक्शन का है, जनरलाइजेशन का है, और मैंने बताया ना इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट है। इस तरह टोटल 6 हैं, तो उनमें से मैं सिर्फ एक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो ये जो मॉड्यूलैरिटी है ये हमें पढ़नी होगी, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करेंगे, इसी तरह जब हम डिज़ाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे तो हर पैटर्न में जाके देखेंगे क्या सिस्टम में कपलिंग तो नहीं होगी, क्या सिस्टम हाईली कोहेसिव है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए, और ये दोनों के दोनों चीज़ें जो एलिमेंट्स हैं, ये पार्ट है मॉड्यूलैरिटी का। तो सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में जो डिवाइड करने वाला प्रोसेस है ये उसी का पार्ट है, इसलिए हमें मॉड्यूलैरिटी को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मॉड्यूलैरिटी क्या है? अब ये प्रिंसिपल है कि अनरिलेटेड एस्पेक्ट्स को सेपरेट रखें। एग्जाम्पल है,
हम लोगों ने लेयर आर्किटेक्चर स्टाइल को देखा, नेटवर्क बेस्ड आर्किटेक्चर स्टाइल को देखा, इस तरह जितने भी एलिमेंट्स देखे तो उनमें क्या था कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट था, जैसे लेयर की एग्जांपल कर लेते हैं। लेयर में क्या थी, एक जो डेटाबेस की लेयर थी उसमें वो तमाम एलिमेंट्स से कंपोनेंट्स थे जो एसोसिएटेड थे या जिनका ताल्लुक था डेटा के साथ। इसी तरह से फ्रंट एंड के ऊपर हम लोगों ने GUI की जो हमारे पास लेयर थी, इसमें हम लोगों ने सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को या कंपोनेंट्स को लेके आए जिनका ताल्लुक फ्रंट एंड के साथ था। वो बेसिक HTML आगे इसके अंदर फर्दर लेयर हो सकती थी, एग्जांपल HTML की HTML5 है, CSS है, फोटोशॉप है, सिल्वरलाइट है, या विंडो प्रेजेंटेशन फाउंडेशन है, विंडो फॉर्म है, या कुछ भी हमारे पास ये सब चीज़ें हैं। तो मॉड्यूलैरिटी में हम क्या करना चाहते हैं कि हम अनरिलेटेड एस्पेक्ट को अलग करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं, और इस तरह करना चाहते हैं कि एस्पेक्ट कैन बी स्टडी इन आइसोलेशन। एग्जांपल, अगर हम फ्रंट एंड को स्टडी करना चाहते हैं तो हम उसको आइसोलेट में स्टडी कर सकें। अगर हम बिजनेस लॉजिक को स्टडी करना चाहते हैं तो हम बिजनेस लॉजिक को अलग से स्टडी कर सकें। जैसे गाड़ी की एग्जांपल ले लें, गाड़ी के अंदर अगर हम चाहते हैं सिर्फ इंजन को स्टडी करना तो हम सिर्फ डायरेक्ट इंजन के पार्ट तक चले जाएं। अगर इसी इंजन को डिवाइड किया होगा पूरी गाड़ी के अंदर तो हमें पूरी गाड़ी को डिकम्पोज करना पड़ेगा इस इंजन के सिस्टम को समझने के लिए। लेकिन अब क्या आता है, अब ये होता है कि सिर्फ एक गाड़ी का जो इंजन है सिर्फ वही हमें खोलना पड़ेगा उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बाकी गाड़ी को हम कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरह से जब आइसोलेशन में एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं तो हम इसको कहते हैं मॉड्यूलैरिटी। सबसे आसान वर्ड, जो सबसे जो कॉमन वर्ड इसके लिए यूज होता है वो SOC है, जिसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अच्छा, अब आप लोगों ने या हम सब ने सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज कर लिया। अब कैसे यहाँ हमने मतलब कि हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न को कर दिया, ठीक है जी। अब कैसे डिटरमिन करें कि जो डिज़ाइन में ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न किस हद तक है, मतलब किस हद तक हमने डिज़ाइन को सेपरेशन ऑफ कंसर्न के एस्पेक्ट के हवाले से आइसोलेट कर दिया है। ये जानने के लिए हम यहाँ पे दो काम करते हैं। एक को हम कहते हैं जी कपलिंग, दूसरे को हम कहते हैं जी कोहेजन। तो प्लीज़ इनको बहुत अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि ये की सिम्टम्स हैं, जैसे किसी पेशेंट के अंदर सिम्टम्स होते हैं, तो दीज टू आर की सिम्टम्स जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कपलिंग को। अच्छा, कपलिंग के हिसाब से हम देखेंगे। अच्छा, ठीक हो गया। आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा ये देख लें क्यों सॉफ्टवेयर को जो मॉड्यूल में डिवाइड कर देंगे क्या चीज़ होगी, क्या बेनिफिट मिल जाएगा जो हम सॉफ्टवेयर को डिकम्पोज किए बगैर नहीं अचीव कर सकते। तो बेनिफिट नंबर 1 में आपको नज़र ये आएगा कि हर मॉड्यूल को इंडिविजुअल, मसलन हर मॉड्यूल को इंडिविजुअल आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आसानी के साथ डेवलप कर सकते हैं। लिहाजा डेवलपमेंट और अंडरस्टैंडिंग ये आसान हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी की एग्जांपल ले लें, जब हम उसकी ब्रेकिंग सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे और उसी को डेवलप करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम पूरी गाड़ी नहीं होगा, सिर्फ हमारा फोकस उसी के ऊपर होगा, एक एक मॉड्यूल के ऊपर होगा। इसी तरह से अगर हम फील कर रहे हैं कि गाड़ी प्रॉपर ब्रेक नहीं लगा रही तो हम सिर्फ लोकेट करेंगे ब्रेकिंग सिस्टम को, ना कि हम गाड़ी का इंजन खोल कर बैठ जाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है कि फॉल्ट्स को लोकेट करना आसान हो जाता है जब हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल में डिवाइड करते हैं। और तीसरे नंबर पे क्या है, अगर सिस्टम में चेंज आती है, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं पर रेगुलर ब्रेकिंग सिस्टम थे, अब ABS आ गए, अब फर्ज करें कल NTS आ जाए, तो इस तरह से हम सिर्फ उसी एक मॉड्यूल को चेंज करेंगे बजाय कि पूरी की पूरी गाड़ी में चेंज करना शुरू कर दें। तो ये तीनों के तीनों बेनिफिट हमें मिल जाते हैं जब हम सॉफ्टवेयर को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ अब आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब पहला क्वेश्चन है कपलिंग क्या है। जैसे हमने कहा था सिम्टम्स हैं, तो कपलिंग क्या आती है कि मॉड्यूल्स के बीच में एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर किस हद तक डिपेंडेंट है। ये जो डिपेंडेंसी है मॉड्यूल्स के बीच में, इस चीज़ को कहते हैं कपलिंग। अब ये अब आपके सामने एक एग्जांपल है। यहाँ पे अब आपको नज़र आ रहे हैं 4 मॉड्यूल्स। मैं कहता हूँ ये मॉड्यूल A है, ये हमारे पास है जी मॉड्यूल B, ये हमारे पास है जी मॉड्यूल C, और ये हमारे पास है जी मॉड्यूल D। अच्छा, अब यहाँ पे हमें कोई कपलिंग नज़र नहीं आ रही, मतलब डिपेंडेंसी नज़र नहीं आ रही, तो नो डिपेंडेंसी है। तो या दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं ज़ीरो डिपेंडेंसी है। इट इज़ नेवर पॉसिबल कि आप लोग एक सॉफ्टवेयर सिस्टम पे काम कर रहे हैं और उनमें जो कंपोनेंट्स हैं, जो मॉड्यूल्स हैं, उनमें किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता।
एग्जांपल ले लेते हैं, एनटीयू के सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक मॉड्यूल है जो कि एस्पेक्ट को हैंडल करता है स्टूडेंट्स के, एक मॉड्यूल है जो कि टीचर्स के एस्पेक्ट को हैंडल करता है, एक मॉड्यूल है जो कोर्सेज को हैंडल करता है, और हम कहते हैं कि इन तीनों के तीनों मॉड्यूल में किसी किस्म की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब टीचर, स्टूडेंट्स और कोर्सेज ये अलग अलग लाइफ गुजार रहे हैं, इनका आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, नेवर एवर पॉसिबल। तो ये तो दुनिया नहीं बन सकती हिसाब से, जब तक इनमें कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो वैसे कोर्सेज इंडिविजुअल कोर्सेज किस काम के, इसी तरह से स्टूडेंट इंडिविजुअल कोर्स किस काम के, टीचर अगर कोर्स नहीं पढ़ाने के टीचर किस काम के। तो इस तरह से चीज़ें हमारे पास आएंगी कि हमें यहाँ पे कि इनका आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ज़ीरो डिपेंडेंसी कभी भी नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाएगा लूजली कपल्ड। लूजली कपल्ड में क्या होगा कि इनमें डिपेंडेंसी तो होगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पे अगेन देखें, हमारे पास जो मॉड्यूल ए है, इसी तरह से इसको मैं कहता हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था, मॉड्यूल बी है, ये मॉड्यूल हमारे पास सी है और मॉड्यूल डी है। तो यहाँ से पता लग रहा है ए बी पे डिपेंडेंट है, मतलब ए बी को यूज़ कर रहा है, बी सी को, सी बी को, इस तरह सी डी को, डी सी को। तो आपको नज़र आ रहा है कि डिपेंडेंसी है पर कम है, मतलब है अभी। ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, ए की बी पे, बी की सी पे, सी की डी पे, इस हिसाब से। अब ज़रा मैं इसको स्पेशल नंबर देना चाहता हूँ, उसकी रीज़न क्या है अभी आपके सामने आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो डिपेंडेंसी है, मतलब ये जो कपलिंग है किस हद तक होनी चाहिए। हम क्या चाहते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, प्रिंसिपल क्या कहते हैं, कपलिंग कितनी होनी चाहिए, अनकपल्ड होना चाहिए, लूजली कपल्ड होना चाहिए, हाईली कपल्ड होना चाहिए। तो रूल ये कहते हैं लो कपलिंग होनी चाहिए। क्यों? फर्ज करें आप इस मॉड्यूल बी को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इसकी रिप्लेसमेंट कर, क्या आप इसकी रिप्लेसमेंट आसानी के साथ कर सकते हैं? कैसे? ये क्या पॉसिबल है? मतलब बी ए पे डिपेंड है, बी सी पे डिपेंड है, बी डी पे डिपेंड है, तो इस ए को रिप्लेस करने के लिए ये ए बी सी इफेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से मैं बी को चेंज करना चाहता हूँ, तो ये चेंज अब जैसे बी को चेंज करना पड़ा होगा तो वो चेंज अफेक्ट कर सकती है ए को भी, डी को भी, सी को भी। इसी तरह से फ़र्ज़ करें हमें बी में कोई प्रॉब्लम नज़र आया, हमने इसमें अपडेट कर दिया, हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद हमें इसको रेगुलेशन टेस्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब इसको सिस्टम को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। जब हम बी को दोबारा टेस्ट करेंगे तो क्या अकेला बी टेस्ट होगा? नहीं, हमें इसके साथ ए के साथ भी दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा, डी भी डी टेस्ट होगा, सी भी डी टेस्ट होगा। प्रॉब्लम इसी तरह से अगर मैं बी को अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ तो बी की वर्किंग मैं उस वक्त तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकता जब तक मैं ए की अंडरस्टैंडिंग ना कर लूँ, बी की अंडरस्टैंडिंग ना कर लूँ, सी की अंडरस्टैंडिंग ना कर लूँ। तो ये चारों के चारों प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने करना क्या है, हमें इसको लूजली कपल्ड करना है, यानी कि इस डिपेंडेंसी को कम अज कम जितना मिनिमम हो सके उतनी मिनिमम करने की कोशिश करनी है। ज़ीरो कभी भी नहीं कर सकते, बाकी जो मैं आपको बता चुका हूँ लूजली कपल्ड उसको होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे है कोहेजन। कोहेजन कहते हैं अब हम एक मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, फर्ज करें हम इस मॉड्यूल में हैं, मॉड्यूल ए था जैसे लास्ट में आपने देखा, अब हम इस मॉड्यूल ए के अंदर चले जाएंगे और इसमें से देखेंगे कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, इसके अंदर फर्दर कितने पार्ट्स हैं। तो अब हम देखना चाहते हैं कि एक मॉड्यूल के अंदर जो पार्ट्स हैं उनका इंटरनली रिलेशनशिप किस हद तक है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मॉड्यूल है, यहाँ पे जो ग्रीन आपको नज़र आ रही है इसकी बाउंड्री, एक मॉड्यूल है, इसके अंदर 4 पार्ट्स में नज़र आ रहे हैं। तो इनमें हम देख रहे हैं कि कोई भी फंक्शन दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। इसी तरह से ये मीडियम कोहेजन है और ये हाईली कोहेसिव है, यानी कि एक चीज़ एक दूसरे के साथ टाइड अप है। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या चीज़ चाहते हैं एज ए सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, हमें क्या चीज़ प्रोवाइड है, हमें क्या करना होगा। तो हमें यहाँ पे हाईली कोहेसिव सिस्टम चाहिए। ये जो कोहेजन है ना, बेसिकली ये कहाँ से आई? ये कोहेजन आई थी सोलर प्रिंसिपल से। आज जो हम पढ़ेंगे पहला जी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल जो SRP है, इसका जो दूसरा नाम बाद में रख दिया गया था वो था कोहेजन। ठीक है, तो इसलिए आप इस सिर्फ ये समझे कि एक सिस्टम को हाईली कोहेजन होना चाहिए। अब कोहेजन से मतलब क्या है, तो आज के लेक्चर में इसको भी डिटेल से देखेंगे। तो लेकिन आगे मूव करने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि कपलिंग क्या है और कोहेजन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। कपलिंग मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसी है, जो कोहेजन है एक मॉड्यूल के अंदर जो पार्ट्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप है। तो ये इग्नोर ना कीजिएगा। अच्छा, अब हुआ क्या जी,
जो सॉलिड है SOLID, तो आपको ये 5 करेक्टर नज़र आ रहे हैं। हर करेक्टर का यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब है। तो इसके लिए एक्रोनाइम है जो मिकेल फीदर साहब ने पहली बार यूज़ की थी। इन्होंने एक देखी थी फर्स्ट 5 प्रिंसिपल के नाम से। अच्छा, और ये जो प्रिंसिपल आया था, ये इसको नेम दिया था रॉबर्ट सी मार्टिन। ये साहब सॉलिड प्रिंसिपल के हवाले से सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अमेरिकन बेस से काम करते हैं, अमेरिकन एजाल पे ही काम करते हैं। अमेरिकन बेस कई यूनिवर्सिटीज़ में ये बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे चुके हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर। इवन इनके खुद के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं सॉलिड प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिन्होंने इन्होंने इन 5 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है बड़ी डिटेल, वेरी डिटेल के साथ। और मैंने इसको डाउनलोड किया था उस वक्त, तकरीबन उस वक्त जो 25 GB के थे। अब मुझे नहीं पता उस पर अपडेशन हुई है क्या नहीं हुई, लेकिन मैं बात करूँ कुछ 4-5 साल पहले की। एनीहो, इनका अंकल बॉब के नाम से बड़े फेमस दुनिया को जाने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कोड क्लीन के नाम से एक बुक लिखी, एक वंडरफुल बुक है आई थिंक। और इनके साथ साथ इनको मॉडर्न फॉलोअर हैं, वो भी एक वंडरफुल काम कर रहे हैं। तो ये पूरी टीम है जो कि इन प्रिंसिपल्स पे काम कर रही है। इनका मकसद क्या था? ये जो बेसिक 5 प्रिंसिपल्स थे ना, ये इन्होंने लेके आए थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डिज़ाइन, इनके लिए इनको लेके आए थे। और इनका मकसद ये था कि जो प्रोग्रामर्स हैं वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो इजी टू मेंटेन हो और आसानी के साथ एक्सटेंड भी हो जाए। मतलब डेफिनेटली हमने कहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ कांस्टेंट है, दैट इज चेंज। तो वो चेंज आनी है, तो उस चेंज को बड़ी आसानी के साथ अकोमोडेट कर लिया जाए। तो ये दो एक गोल के साथ, एक मकसद के साथ, इन एम्स के साथ, इन मोटिवेशन के साथ इन्होंने इन पे काम शुरू किया। और माशाल्लाह से ये इतना ज़्यादा फ्लोरिश हुआ कि आज हम इसको पढ़ भी रहे हैं जी। अच्छा, अब सोलर प्रिंसिपल कहाँ पे काम आते हैं? ये एक वर्ड है जो कोर्ट्समैन का, ये भी पहली बार इन्होंने यूज़ किया था इसके हिसाब से, फॉलो के हिसाब से। और ये पहली बार वर्ड यूज़ किया केंट बेक ने। याद है केंट बेक साहब कौन है? ये केंट बेक साहब वही हैं जिनको लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सी या सी मॉडलिंग में देखा था, एजाइल के अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि जब सोर्स कोड लिखा जाता है तो उसमें कुछ जगह पे हमें एरर नज़र आता है, डिफेक्ट नज़र आता है। आप इसको अब एरर करें, फिलहाल ये डिफेक्ट कर लें, ये आगे क्लासिफिकेशन बाद में कर लेंगे, तो हम क्वालिटी एश्योरेंस पे तो काम नहीं कर रहे हैं। आप कह लें कि एक ऐसा पार्ट जहाँ से कोड के अंदर एरर या डिफेक्ट नज़र आ रहा है, हम उसे कहते हैं कोड्समैन। और सिर्फ उस पार्ट को अगर हम चेंज कर दें तो उसको कहते हैं रीफैक्टर। तो रीफैक्टर को हम ये कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की इंटरनल वर्किंग को ऐसे चेंज किया जाए कि उसकी एक्सटर्नल इंटरफेस को कोई फ़र्क ना पड़े। एग्जांपल है, आप लोगों ने एक फंक्शन लिखा है जो कि करता क्या है, रेज टू पावर कैलकुलेट करता है। मतलब वो आप उससे कहते हैं जी कि मुझे नंबर बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा जी। एग्जांपल है 2 रेज टू पावर 5 क्या होगा। अब आपने इसके अंदर फॉर लूप के साथ वर्किंग की और ये सब चीज़ें सॉल्व कर दी। अब इसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने देखा कि फॉर लूप से बेहतर मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर लूँ। अब आपने क्या किया, इस कोड को अंदर से चेंज कर दिया। लेकिन दुनिया को इतना ही पता है कि मैं एक बेस नंबर पास करूँगा और दूसरे नंबर पे मैं उसकी पावर पास करूँगा और मुझे आगे रिजल्ट निकल जाएगा। तो जब हम इंटरनली चेंज कर दें लेकिन एक्सटर्नल बिहेवियर में कोई चेंज ना आए, तो हम इसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर रिफैक्टर हो गया। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर को रिफैक्टरिंग जो करनी होती है वो करनी होती है विद रिस्पेक्ट, इस तरह करनी होती है कि हम दो चीज़ें अचीव कर लें, एक अंडरस्टैंडेबिलिटी और नंबर 2 एक्सटेंशन। ये हमें दो चीज़ें मिल जाती हैं और ये इस वक्त पार्ट है एजाइल का भी, अडॉप्टिव प्रोग्रामिंग का भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़, एजाइल तो आप समझ के होंगे, अडॉप्टिव प्रोग्रामिंग से मतलब क्या है, इसको ज़रा 1-2 पैराग्राफ को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा ताकि आप इसको देख सकें। एक्चुअली ये इतनी इन डिटेल चीज़ें हैं कि अगर मैं इन्हीं पे फोकस कर लूँगा तो हमारा सारा लेक्चर इसी पे ख़त्म हो जाएगा, हम सॉल्व की तरफ जा नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाऊँ सब चीज़ों के हवाले से। तो डेफिनेटली आपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में को देखा होगा डिटेल से, तो इसलिए मैं उस कॉन्सेप्ट की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहता। अब यहाँ पे जो मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको सॉलिड के साथ। तो एस का मतलब है सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, ओ का मतलब है मेरा फेवरेट ओपन क्लोज प्रिंसिपल, एल का मतलब है लिस्कव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। लिस्कव एक खातून है, बारबरा लिस्कव इनका नाम है, उनके नाम से उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था
LSP लिस्ट ऑफ सब्सिट्यूशन प्रिंसिपल के नाम से, तो वो हम ये डिस्कस करेंगे। इन्होंने इनहेरिटेंस को चैलेंज किया था, अब उसकी बात करते हैं। आई का मतलब कहते हैं जी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, के इंटरफेस को सेग्रीगेट करें। और डी का मतलब है डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। अच्छा, ये प्रिंसिपल की पावर का आप आइडिया कर लें। मेरे ख्याल में इस वक्त ये जो एस है ये कोहिजन है, इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते। लेकिन इनमें से दो प्रिंसिपल इस हद तक फेमस हुए कि ये अब शायद एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसके बगैर वो डेवलप होने की कोशिश करेगा। उनमें से जो पहला आपको नज़र आ रहा है दैट जो दूसरा नज़र आ रहा नंबर है कि जी ओपन क्लोज प्रिंसिपल, और दूसरे नंबर पे डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल। तो डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल में अगर आप लोग काम करना चाहते हैं माइक्रो सर्विसेज पे, या आप लोग काम करना चाहते हैं MVC के ऊपर, तो वो सब की सब चीज़ें इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के ऊपर है। अच्छा जी, टॉम डिमार्को ये साहब, और दूसरे नंबर पर मिलर पेज जॉन्स ये साहब, इनके माइंड में ख्याल आया, ये काम कर रहे थे सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उन्होंने पहली बार सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को डिस्क्राइब किया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने सेकंड नाम जो इसका सपोज किया वो ये था कि इसको कोहिजन होना चाहिए। अब इनके मुताबिक, इन दो लोगों के मुताबिक कोहिजन से मतलब क्या था? इनका मतलब ये था द फंक्शनल रिलेटेडनेस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल। एक मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं फंक्शनैलिटी के हवाले से वो किस हद तक आपस में रिलेटेड हैं। तो ये चीज़ अभी भी शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इसको प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन करने की। अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज, ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल की। अच्छा, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ भी नज़र आएगी। इन्होंने उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नाम दे दिया है कोहिजन या SRP। अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि आप क्लास को एट्रीब्यूट्स के हवाले से ना देखें, आप ये देखें एक क्लास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रही है। रूल ऑफ थंब ये है, एक क्लास के पास सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या? एक लाइन, एक एट्रीब्यूट, एक डेटा फील्ड, एक फंक्शन, इसका मतलब क्या है? अच्छा, अब ये जो एक्सेस चेंज है हम बात करेंगे फंक्शनैलिटी के हवाले से, क्योंकि लास्ट में देखें हमने कहा है कि फंक्शनल रिलेटेडनेस, फंक्शनल रिलेशनशिप में है। अच्छा, अब दूसरे वर्ड में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ सुनने को मिलेगी, उसे हम कहते हैं एक्सेस ऑफ चेंज। एक्सेस चेंज से मतलब क्या है? ये अगर आप ये एक्सेस चेंज समझ आ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आ गई, आपको पूरा प्रिंसिपल समझ आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? आप लोगों ने एक क्लास लिखी है ए, और उसमें आप लोगों ने कोई 3 फंक्शनैलिटी लिख दी है। इसी तरह से आप लोगों ने क्लास लिखी है बी, और वो रिस्पॉन्सिबल है 2 एलिमेंट्स के एस्पेक्ट के वाले से। वो एक क्लास सी है, ये आपने लिख दी है, उसमें आपके पास 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और ये सब की सब चीज़ें आई कहाँ से हैं? रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट से, डेफिनेटली। अब अच्छा हुआ क्या, आपके पास थी रिक्वायरमेंट नंबर 10। अब रिक्वायरमेंट नंबर 10 में जो रिक्वायरमेंट बताई गई थी, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है जी सी में भी, और सी में इम्प्लीमेंट कर दिया। अब सी में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जिनका ताल्लुक था रिक्वायरमेंट नंबर 10 के साथ, और बाकी के 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसी हैं जिनका रिलेशनशिप था बाकी की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। अच्छा, अब हुआ क्या? एक्सेस ऑफ चेंज का मतलब है कि रिक्वायरमेंट 10 में चेंज आया। अब रिक्वायरमेंट में चेंज में 10 आने का मतलब है कि अब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें चेंज आएगा। अच्छा, अब चेंज आना चाहिए इन 2 एट्रीब्यूट्स या फंक्शन में, लेकिन व्हाट विल हैपन, होगा ये कि इन 2 एट्रीब्यूट को चेंज करने के लिए हम इन 2 को भी इफेक्ट कर रहे हैं। क्यों? ये क्लास रिकम्पाइल होगी, एक चेंज को मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के, उसको रिकम्पाइल करना पड़ेगा या रीहैंडल करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट नंबर 11 थी वो भी चेंज में इफेक्ट हो सकती है। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं जी एक्सेस ऑफ चेंज, कि चेंज आएगा रिक्वायरमेंट लेवल पे, लेकिन अब हमने एक क्लास को एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी, जिसकी वजह से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करते हुए बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्ट हो रही हैं। इससे कहते हैं जी SRP। तो रूल ऑफ थंब क्या है? एक क्लास को उनके पास जब चेंज आए तो सिर्फ सिंगल क्लास ही अफेक्ट हो, बाकी क्लास इफेक्ट ना हो। तो रूल ऑफ थंब क्या? अ क्लास शुड हैव ओनली वन रीजन टू चेंज।
मतलब मल्टीपल रीजन के साथ। अब इसका रूल ऑफ थंब क्या है जी, आप अगर आप देखें, आपने क्लास लिखी है, उसमें और आ रहा है, एंड आ रहा है, देन आर एग्जाम्पल है टीचर एंड स्टूडेंट, ऑर्डर एंड कस्टमर। तो मतलब एक क्लास है जिसमें ऑर्डर भी है कस्टमर भी है, दोनों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि एसआरपी तो नहीं है। अब होना क्या चाहिए था, ऑर्डर अलग होती, कस्टमर अलग होते, कस्टमर का एड्रेस अलग होता। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो शॉर्ट सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो ये है जी, हम कहते हैं सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। ये हम लोगों ने क्लास लिखी है, इस क्लास को जरा गौर से बताइएगा, क्या ये सिंगल एसआरपी को फॉलो कर रहा है कि इसमें एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? गौर कीजिएगा और सोचे, फिर मुझे बताइएगा आपका इसमें क्या ख्याल है। तो ज़रा आप थोड़ा सा इस पर गौर करें। कि ईमेल हेल्पर की क्लास है, वो क्या कर रही है, एक वैलिडेट कर रही है आपके ईमेल को, दूसरे नंबर पे आपकी ईमेल को सेंड कर रही है। अब इसके अंदर क्या हो रही है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इस क्लास में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जिसका फंक्शनल, देखिए इसमें फंक्शनल रिलेशनशिप नहीं है, वैलिडेशन का काम सेंडर का नहीं है, सेंडर का काम वैलिडेशन नहीं है। तो दो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि दो फंक्शन है तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर ऑफ फंक्शन नहीं देखने आपने, इनमें रिलेशनशिप देखना किस हद तक है। तो अब इस हिसाब से हमें इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जैसे एक्सेसिव चेंज आए तो सिर्फ रूल ऑफ थंब क्या है कि हम वैलिडेशन का नाम हमने रख दिया ईमेल वैलिडेटर, और दूसरी क्लास का नाम हमने रख दिया ईमेल सेंडर। अब होगा क्या, एक्सेसिव चेंज आया कि हम वैलिडेशन का रूल चेंज कर रहे हैं। हम पहले यूज़ कर रहे थे SHA-1 SHA-16, ये इनक्रिप्शन का रूल है, इनक्रिप्शन का एल्गोरिथम है SHA-1 SHA-16। अब कल को हम कहते हैं कि अब हम इसको करेंगे SHA-32। SHA-32 जैसे हम करेंगे तो हम सिर्फ ईमेल वैलिडेटर क्लास को इफेक्ट करेंगे। तो एक्सेसिव चेंज आने से सिर्फ एक क्लास इफेक्ट हुई है। अब क्यों, तो क्लास के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंगल थी, सिर्फ वैलिडेशन की। तो ये है जी आपके पास एसआरपी। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्लास है, ये ड्रॉ भी कर रही है और एरिया भी कैलकुलेट कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक कंप्यूटर ज्योमेट्री की एप्लीकेशन है, वो रेक्टेंगल तक आती है, और रेक्टेंगल अगर ग्राफिकल एप्लीकेशन तक जाएगी। ग्राफिकल एप्लीकेशन तक क्यों जाएगी, क्योंकि इसने ड्रॉ भी करना है उसको। इसका मकसद है ड्रॉ के साथ इसकी फंक्शनैलिटी, इसको फंक्शनैलिटी कंपटीशन की, और ये दोनों फंक्शनैलिटी आपको रेक्टेंगल क्लास प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, अब क्या हुआ जी, अब है GUI भी इसको यूज़ करेगी, क्योंकि उसने ड्रॉ आपको डिस्प्ले तो उसे नहीं करना ना। तो अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि आपको नजर आ रहा है कि क्लास में एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। किस क्लास के पास, रेक्टेंगल क्लास के पास। अब देखें, ड्रॉ करना कुछ और चीज़ है, एरिया कैलकुलेट करना कुछ और चीज़ है। तो ये दोनों फंक्शनली रिलेशनशिप में नहीं आते, इसलिए हमने यहाँ पे जो रेक्टेंगल की जो क्लास है इसमें SRP को वायलेट किया हुआ है। अब रूल ऑफ थंब क्या है, अब हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट किस तरह करेंगे जी, हमारे पास रेक्टेंगल क्लास है, हम कहते हैं सिर्फ ड्रॉ करेंगे, और दूसरी हमारे पास क्लास है ज्योमेट्री रेक्टेंगल की, ये कैलकुलेट करेगी एरिया। अब इसमें क्या होगा कि ये आपस में लिंक अप होंगे, इसे एसोसिएशन से होंगे, मतलब डिपेंडेंसी इनमें नहीं होगी। एसोसिएशन में मिनिमम डिपेंडेंसी होती है, आपको याद हो तो। अब जो ज्योमेट्री की वाली एप्लीकेशन है वो सिर्फ कम्युनिकेट करेगी ज्योमेट्री रेक्टेंगल के साथ, और जो दूसरे हमारे पास ग्राफिकल और GUI की लेयर थी वो सिर्फ कैलकुलेट वो काम करेगी इनके साथ। इस तरह से ड्रॉ की हुई चीज़ इसको मिल जाएगी, ड्रॉ किसको ड्रॉ करना वो ये बता देगा, और किसको कैलकुलेट करना वो ये बता देगा। इस तरह से अब होगा कि एक्सेल चेंज है। अब हम इसमें कोई नया ड्रॉ डालना चाहते हैं, लाइन वगैरह कुछ और ड्रॉ करना चाहते हैं, या हम एरिया कोई और लेके आना चाहते हैं, हम कहते हैं सर्कल का बाकी एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अब सिर्फ ये क्लास इफेक्ट होगी या ये सिंगल क्लास इफेक्ट होगी, बाकी सिस्टम में से प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। दैट इज़ द पावर ऑफ SRP कोहिजन, दैट इज कोहिजन। एक क्लास में सिंगल कॉन्सेप्ट ही इंप्लीमेंट होना चाहिए, ये है जिसका सादा सा रूल। अब जरा आगे चले जाते हैं, इसको देख के मुझे बताएं, मॉडर्न क्लास को मुझे देख के बताएं, आपके ख्याल में इसमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तो आपने मेरे इस लेक्चर को गलत समझा है तो उस हिसाब से आप कहेंगे इस क्लास के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर, एक डायल की, एक हैंगअप की, एक सेंड की, एक रिसीव की। लेकिन मैंने आपको अगर जो कहा था, अगर आपने उसको गौर से देखा तो वो ये क्या था कि जो मॉडर्न ये जितना भी क्लासेस हैं, इंटरफेस, इसमें इंटरफेस भी आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी आ सकती है, क्लास भी आ सकती है, वो ये था कि फंक्शनल रिलेटेडनेस कितनी है आपस में। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे बेसिकली 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि एक है जिसका ताल्लुक है कम्युनिकेशन के साथ, डायल करना, हैंग करना, हैंगअप करना, डायल अप का एसोसिएशन के साथ है। जो दूसरा है वो मैसेज को सेंड भी कर रहा है, रिसीव भी कर रहा है। अगर फर्स्ट यहाँ पे कंपोज भी होता तो वो भी इसी का पार्ट होता।
मैसेज को सेंड करना, रिसीव करना, कंपोज करना। तो ये दो किस्म की मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जो यहाँ पे हैंडल हो रही है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने भी आपको बताया वो कुछ इस तरह है, इनको सेपरेट होना चाहिए। किस तरह से? ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डायल की और हैंगअप की, ये कंसर्न करती है कनेक्शन मैनेजमेंट के साथ, और इसका जो ताल्लुक है वो है कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के साथ। ये फंक्शनैलिटी चाहिए कम्युनिकेशन इंजीनियर्स को, क्योंकि उनका काम है कनेक्शन के साथ। दूसरी जो फंक्शनैलिटी हमें नज़र आ रही है जो कि हमारे पास सेंड और रिसीव की है, इसका ताल्लुक है डेटा कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि हमारा डेटा मैसेज बाइट में कन्वर्ट होगा, आगे से वो डेटा में कम्युनिकेट करेगा, आगे जाकर रिसीव होगा, दोबारा बाइट को कन्वर्ट किया जाएगा। इनका जो ताल्लुक है वह टेक्नीशियंस के साथ। तो ये दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के एक्टर हैं, वो दो डिफरेंट फंक्शनैलिटी उनको चाहिए, लेकिन हमने ये दो डिफरेंट फंक्शनैलिटी एक ही मॉडर्न क्लास में डाल दी है। तो ये है जी वो प्रॉब्लम। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको सेपरेट करना है दो डिफरेंट क्लासेस या इंटरफेसेस में, ताकि यहाँ पे जो रिजिडिटी है कि एक जो जैसे डायल अप को चेंज करेंगे सेंड रिसीव प्रॉब्लम में आ जाएगा, अगर सेंड रिसीव को चेंज करेंगे डायल हैंगअप प्रॉब्लम में आ सकता है। तो ये हमें करना पड़ेगा कि रिकम्पाइल रीडिप्लॉय की एफर्ट ना करनी पड़े। तो इस चीज़ के लिए हमें इन दोनों को सेपरेट करना होगा, और सेपरेट करेंगे जनाब हम कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हमने एक डेटा चैनल का इंटरफेस डाल दिया जो सेंड और रिसीव करेगा, एक हमने लेके आगे कनेक्शन का जो डायल और हैंग करेगा, और तीसरे नंबर पे हमने इसमें लेके आगे मॉडर्न। अब मॉडर्न इनके साथ कम्युनिकेट कर लेगी, बेसिकली ये रियलाइजेशन कर रही है, इनहेरिटेंस है, रियलाइजेशन के फॉर्म में जो फंक्शनैलिटीज़ को चाहिए वो यहाँ से रिसीव कर लें। अब एक्सेस चेंज आएगा, जैसे ही आप लोगों ने कनेक्शन को चेंज करना तो डायल या हैंगअप की जो आपको फंक्शनैलिटी इसमें चेंज करना तो कनेक्शन का इंटरफेस चेंज होगा। अगर आपने सेंड और रिसीव की लॉजिक को चेंज करना तो सिर्फ डेटा चैनल को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दैट्स द पावर ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब एक इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों ने सबसे पहले मेक श्योर करना रिक्वायरमेंट लेवल पे, वो ये है कि किन किन चीज़ों में चेंज आ सकता है। एक्सेस ऑफ चेंज आपने आइडेंटिफाई करना है। अगर आपको फील हो रहा है कि इसमें कोई एक्सेस ऑफ चेंज नहीं है, मतलब अगर तो इसमें कोई फ्यूचर में एक्सेस चेंज नज़र नहीं आ रहा, तो अगर आप ये SRP अप्लाई कर देंगे तो इसका अप्लाई करना ना होना ना करना बराबर है। SRP उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं है जब तक आपको उन रिक्वायरमेंट पे उस लेवल पे चेंज नज़र नहीं आ रहा। जब तक एक्सेस ऑफ चेंज नहीं है तो उस वक्त तक SRP का होना ना होना बराबर है। लेकिन फिर भी आई विल सजेस्ट कि आप कोहेजन को फॉलो करें कि एक क्लास में सिंगल कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए। ऑर्डर की क्लास है उसमें सिर्फ ऑर्डर के बारे में डेटा होना चाहिए। कस्टमर की क्लास है उसमें सिर्फ कस्टमर के बारे में डेटा होना चाहिए। स्टूडेंट की क्लास है उसमें सिर्फ स्टूडेंट का डेटा होना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि कौन कौन से टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, टीचर का इन्फॉर्मेशन वहाँ भी नहीं होनी चाहिए। टीचर की क्लास में एक टीचर कौन कौन से स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, टीचर की क्लास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कोर्स की क्लास में कौन कौन से टीचर को पढ़ा रहे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट को पढ़े, ये दोनों इन्फॉर्मेशन कोर्स की क्लास में नहीं होनी चाहिए। ये हम इनको हैंडल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? हम इनको हैंडल करेंगे थ्रू रिलेशनशिप्स। क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, वहाँ से तो हम हैंडल करेंगे, लेकिन एक क्लास का पार्ट नहीं बना देंगे। तो दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ SRP। अब हम एक प्रैक्टिस सेशन करते हैं। बेसिकली 2 सेशन हमारे पास हैं, तो इनमें से आप जो पहला सेशन मैं आपको बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, दूसरा सेशन आपने खुद ही सोचना है वो क्या होगा। तो अब आप ज़रा देखिएगा, अगर आपने अक्ल से लेक्चर को डिटेल से सुना है तो इस हिसाब से यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपको 8 रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही होंगी अगर आप उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था फंक्शन नंबर ऑफ फंक्शनैलिटी पे हमने डिसाइड नहीं करना, हमने देखना कि कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो एक कंपोनेंट का पार्ट बन सकते हैं और कौन से ऐसे फंक्शन हैं जिनमें रिलेशनशिप है दूसरे कंपोनेंट का पार्ट। रिलेशनशिप कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप देखें, जैसे हम एक फैमिली है, एक पूरी की पूरी फैमिली एक घर में होती है तो इनमें आपस में रिलेशनशिप है। तो अगर उसी फैमिली में ताए का चाचा का बेटा भी आ जाए तो वो रिलेशनशिप नहीं आएगी। तो बहन भाई वालदैन माँ बाप ये फंक्शनल रिलेशनशिप है। तो इस हिसाब से सोच के बताइएगा कि जो 8 आपको नज़र आ रहे हैं फंक्शंस, इनमें कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मतलब कितनी फंक्शनल रिलेटिव्स हैं जो आपको नज़र आ रही है। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो मेरे ख्याल में यहाँ पे आपको 3 किस्म की फंक्शनैलिटी नज़र आ रही हैं जिनमें रिलेशनशिप है। एक है
जिसका ताल्लुक है कैलकुलेट के साथ, यानी कि एक फंक्शनैलिटी है जो कैलकुलेशन कर रही है नेट पे को भी, ग्रॉस पे को भी, जीपी फंड को भी। एक हमें ये फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है। दूसरी फंक्शनैलिटी हमें नज़र आ रही है रिपोर्टिंग की, जिसमें एक ग्राफिकल रिपोर्टर है, टेक्स्ट रिपोर्ट्स हैं, या कोई और चीज़ हो सकती है। और तीसरी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आ रही है, फंक्शनैलिटी नज़र आ रही है, वो है इन सब चीज़ों को सेव करने की। वो सेव कर ले टेक्स्ट फाइल में, सेव कर ले डेटाबेस में, सेव कर ले किसी नेटवर्क के ऊपर। तो ये तीन फंक्शनैलिटी थी, तीन डिफरेंट फंक्शंस थे जिनको हमने एक ही फैमिली का हिस्सा बनाने की कोशिश की एम्प्लॉय क्लास में। तो क्या करना होगा, अब हमें इन तीनों को इसको अलग करना होगा, इसको अलग करना होगा, इसको अलग करना होगा। तो इस तरह से फिर हम एसआरपी को अचीव कर लेंगे कुछ इस फॉर्म में। तो एक हमारे पास बिजनेस रूल की है, दूसरी हमारे पास रिपोर्टिंग की है, और तीसरी हमारे पास डेटा स्कीमा की है। तो ये तीन डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हम यहाँ पे हैंडल कर रहे हैं। अब ज़रा इनको ज़रा वाइंड अप में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिख ली एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय की क्लास में क्या क्या हो रहा है, नेट पे, ग्रॉस पे और जीपी फंड की कैलकुलेशन हो रही है। दूसरी क्लास हमारे पास है रिपोर्टिंग की, उसमें ग्राफिक रिपोर्ट हो रही है, टेक्स्ट रिपोर्ट हो रही है। और तीसरी हमारे पास रिपोर्टिंग एम्प्लॉय रिपोजिटरी की, ये क्या कर रही है, इन टेक्स्ट फाइल में, डेटाबेस में, नेटवर्क्स में इनको सेव कर रही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ना। ये अब आपके सामने नेक्स्ट टास्क है, ये आपने अपने हिसाब से खुद ही सोचना है। एक सॉन्ग की क्लास है, इसमें कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और फिर इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप चेंज कीजिएगा। दैट इज़ आपका टुडेज़ लेक्चर। आई होप आप अंडरस्टैंडिंग होगी। तो सोलर प्रिंसिपल में से आज हमने सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोलर में से जो एस है, आज इसको हमने हैंडल किया एसआरपी की फॉर्म में। और उससे पहले डिज़ाइन प्रिंसिपल मॉड्यूलरिटी को देखा, उसमें से कपलिंग एंड कोहेजन को देखा। तो प्लीज़ इन दो कॉन्सेप्ट को गलती से ना भूल जाइएगा, क्योंकि ये आपके साथ सॉफ्टवेयर कंपनीज जब आप जॉब करें वहाँ तक आपके साथ चलेंगे सब चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।